अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है ताकि दुनिया के लोगों को यह बावर करवाया जा सके कि उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत, नफ्सियाती सेहत कितनी अहमियत की हामिल है। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के तमाम ही मुमालिक में बसने वाले और हर मुआशरे के लोगों का ये बुनियादी मसला है कि वो अपनी जहनी सेहत के ऊपर ना तो तवज्जो देते हैं और मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज का शिकार होते जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम बिलखुसूस मेंटल हेल्थ के हवाले से है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को जिस थीम के तहत यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का दर्जा दिया जा रहा है उसके क्या अवामिल हैं, आज के प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ ये डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि वो खवातीन जो कि हमल के दौर से गुजरती हैं और मुख्तलिफ अदवार में वो किन किन एंजाइटी और डिप्रेशन समेत नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें जो एक्सपोज नहीं हो पाती, आज के प्रोग्राम में हम उनकी आवाज बनकर सवालों की सूरत में इस मैटर को भी आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में वाक़े असगर हॉस्पिटल में और आज के इस खुसूसी टॉपिक के साथ जो कि हर खास व आम से जुड़ा हुआ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इस मुआशरे में पाकिस्तान में अपना मुमताज मकाम रखते हैं और अपने अपने शोबों में इनकी बड़ी नुमाया कारकर्दगी है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन साहब का, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं असगर हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोनिका वासवानी साहिबा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर आमना नजीब साहिबा, जो कि कराची नहीं पाकिस्तान में माहिर अमराज निस्वा में अपने खासा नुमाया मकाम रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मुसर्रत बदर साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन साहब से, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और जो आज का हमारा अहम मौजू है। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ एक बड़ा अहम मौजू है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों ने इसको बड़ी अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए, क्या उसके पीछे वजूहात है? बिल्कुल, इसके जो इस बार का थीम है वो है मेंटल हेल्थ राइट्स, यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ राइट्स ऑफ अ पर्सन। तो इसके लिए हम वही अहमियत देनी चाहिए जो कि हम फिज़िकल इलनेस को या फिज़िकल डिजीज़ को दे रहे होते हैं, वैसे ही सेम अहमियत हम मेंटल इलनेस को भी हमें देनी चाहिए। सही है। डॉक्टर मोनिका साहिबा भी तशरीफ फरमा है, आप क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट भी हैं और इस थीम का जो अभी इन्होंने जिक्र किया, क्या ये हमें मैसेज देती है, क्या समझाती है? एक्चुअली यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वाकई अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो तमाम मुमालिक और जो हर मुल्क का, बिलखुसूस पाकिस्तान की हम बात करें तो शोबे सेहत, महकमा सेहत की जानिब से कितना इसको फोकस किया गया है? देखिए, इस साल की जो थीम है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, वो इसलिए रखी गई है ताकि मेंटल हेल्थ को एम्फसाइज किया जा सके बेसिकली, क्योंकि हेल्थ, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ की लोग बात नहीं करते। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस थीम का सिर्फ एक मकसद है कि जैसे आप बाकी सबको ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं, जो आम आदमी हैं, जैसे आपके ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, मैं अपने लिए कंसेंट दे सकती हूँ, मैं अपने लिए अच्छा बुरा जो है वो चूज़ कर सकती हूँ, मेरे कुछ राइट्स हैं, खाना पीना, फैमिली के साथ रहना, कम्युनिटी में उठना बैठना, जो एक नॉर्मल इंसान के ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो वैसे ही जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनके भी तो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, हम उनको कैसे उससे अलग कर सकते हैं? वाई हर बार यही समझा जाता है कि जो एक मेंटली इल पेशेंट है वो जो है इन सब चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सोसाइटी से भी अलग कर दिया जाता है, कम्युनिटी से भी अलग कर दिया जाता है, बल्कि उसको खौफ की अलामत बना दिया जाता है। लोग देख के उसे डरने लगते हैं और बल्कि पागल और नफ्सियाती और ऐसे ऐसे अलकाबात से मजीद उसको धकेल दिया जाता है एक ऐसे ड्रामा। बिल्कुल। तो बेसिकली इस थीम का ये मकसद है कि जैसे हर इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं, वैसे ही एक मेंटली हेल्थ पेशेंट अगर लेट सपोज अगर उसको कोई इलनेस भी है, मेंटल इलनेस भी है, तब भी उसके ह्यूमन राइट्स हैं और वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए और हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। इवन हमारी स्टेट उसके लिए जिम्मेदार है कि उनके जो राइट्स ने कोई आज तक ऐसे इक़दाम किए, कोई कवानीन बने, इस पर कभी कुछ फोकस हुआ? किसी वजीर सेहत ने, किसी महकमा सेहत ने, किसी सूबे ने कुछ किया?
देखें, हमारे मुल्क में चीज़ें बहुत लेट होती हैं, लेकिन ये है कि शुक्र है फिर भी 2001 में एक ऑर्डिनेंस आया था, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, जो बहुत सालों के बाद जो है वो पाकिस्तान में पेश किया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, ऑल्दो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि ह्यूमन राइट्स, जिसमें फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ होते थे पेशेंट्स के, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लीगैलिटीज़ थी जो कि सपोर्ट करती थी। लेकिन यह है कि वो एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट नहीं बन सका। डॉक्टर मुसर्रत बदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है पैनल में। डॉक्टर साहिबा, पहली बात तो ये है कि अगर मैं मुआशरे की बात करूँ, यही हमारा पाकिस्तानी मुआशरा, तो इसमें हर शख्स हमें डिप्रेस दिखाई देता है और बहुत सारे यंगस्टर्स का एंजाइटी से रेलिवेंट इशू है। क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? डिप्रेशन एक ऐसी अलामत है जो मैं समझती हूँ कि माशरे में हमें हर शख्स में नज़र आता है। कुछ में इतना ज़्यादा वाज़े नज़र आता है कि उसे फिर इलाज की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली लोग जो है इस चीज़ को दबाते हैं, इसको छुपाते हैं और डॉक्टर्स के पास या इवन साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते कि कम से कम बातचीत करके अपने उन कशमकश को या जो उनकी चीज़ें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, वो उनको हल कर सकें या सॉल्व करवा सकें। और एंजाइटी का ताल्लुक जहाँ तक यंग जनरेशन में है, तो मैं समझती हूँ कि आजकल के माशरे में हर शख्स को हर कुछ चाहिए और फ़ौरन चाहिए। ये जो जल्दबाजी है और बग़ैर मेहनत के सब कुछ मिल जाना कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा मोबाइल भी चाहिए, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसे एंजाइटी का शिकार कर रही होती हैं और वो इस तगो-दो में अपने वालिदैन से भी झगड़ता है या वो दूसरी किसी बीमारियों में या डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो एक डिप्रेशन के अवामिल का पर जब गौर करते हैं, ख़वातीन हमें इसमें ज़्यादा तादाद में दिखाई देती हैं। ये सवाल भी मैं पैनलिस्ट से करूँगा, लेकिन यही ख़वातीन जब मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार होती हैं, तो बींगा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना नजीब इस पे क्या कहेंगी कि अगर डिप्रेशन भी हो खातून को और उसके दीगर मसाइल भी चल रहे हों, तो डॉक्टर साहब कितना मुश्किल हो जाता होगा मैनेज करना एक ऐसे पेशेंट को? जी बिल्कुल, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली औरतों के साथ मौमा ये है कि उनको इग्नोर और नेगलेक्ट किया जाता है। मतलब समटाइम्स उनकी जो सिम्टम, जो अर्ली सिम्टम है डिप्रेशन की, उसको पिक नहीं किया जाता है और वो अननोटिस गुजर जाती हैं। मामला उस वक्त सामने आता है जब मामला बहुत पेचीदा हो चुका होता है कि वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में या साइकेट्रिक इलनेस का शिकार हो जाती हैं। उस वक्त उनकी मेडिकल हेल्प सीख की जाती है। तो अच्छा ये है कि जो ख़वातीन देखिए ना, डिफरेंट फेजेस हैं औरत की ज़िंदगी के। अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे यंग फीमेल है, उनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक एलिमेंट है जो कि हर यंग फीमेल अर्ली 20s से लेकर कोई 40s तक ड्यूरिंग हर साइकिल में उसको जस्ट बिफोर द पीरियड्स कुछ ख़ास डेज़ होते हैं जिसमें वो डिप्रेशन के सिम्टम फील करती है, जिसमें उसमें मूड स्विंग्स हैं, ऑल्ट्रेशन है एपिटाइट में और स्लीप में और इरिटेबिलिटी है, ब्लोटिंग है। ये बहुत अर्ली चीज़ें हैं जो कि चाइल्डहुड से या एडोलेसेंट की एज से पिक करनी चाहती हैं। मतलब अगर आपकी 5 लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक को होता है तो आप ये पिक करें कि नहीं, ये जो बच्ची है ये आगे चल के शायद डिप्रेशन के लिए प्रोन हो जाए, क्योंकि बाकी सब में ऐसा नहीं है और इसमें कुछ ऐसे सिम्टम है। यही बच्ची जब उसकी शादी होगी और जब वो माँ बनेगी तो फिर वो एंटीनेटल और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाएगी। मतलब हमल के दौरान और हमल के बाद उसके डिप्रेशन के सीवियर सिम्टम्स हो, उसके सीवियर सिम्टम्स उसका असर उसके आने वाले बच्चे पे भी पड़ेगा? यकीनन, बिल्कुल। जो बच्चे ऐसी माओं के पैदा होते हैं जो कि निगलेक्टेड होती हैं और अनट्रीटेड रहती हैं, एक्चुअली बच्चों में कॉग्निटिव बिहेवियर, उनकी डेवलपमेंट, उनके माइलस्टोन सब अफेक्टेड होते हैं। सही। तो आप बीइंग अ डॉक्टर कैसे पे ट्रीट करते हैं या कैसे हैंडल करते हैं? और अगर हम एक रिकॉर्ड के तौर पे इस चीज़ को पूछना चाहें, क्या 100% इसी किस्म के केसेस आ रहे हैं आपके पास आज के दौर में? नहीं, 100% तो नहीं है। डिप्रेशन का एलिमेंट 10 to 15% है हमारी ऑब्स्टेट्रिक पॉपुलेशन में। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो वो एंटीनेटल प्रॉपर करा रही हैं, हमारी तो एंटीनेटल नहीं कराती है ना, मतलब 9 महीने हमल के दौरान जो चेकअप होता है वो बहुत सारी ख़वातीन नहीं कराती हैं। अगर वो हमारे पास करा रही हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं, तो हम उनके कार्ड में हाईलाइट कर देते हैं कि दीज आर द पेशेंट्स जो कि ज़्यादा प्रोन हैं, कि जो ड्यूरिंग हमल यानी हमल के दौरान एंटीपार्टम या हमल के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ज़्यादा जा सकती हैं। और उनका सद्देबाब उसी वक्त से शुरू हो जाता है, एंटीनेटल पीरियड से ही। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पेशेंट आ रही है और आप उसको अच्छा टाइम दे रही हैं तो वो आपसे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आ जाती है और ज़्यादा खुल के बात कर सकती है। तो उस वक्त अगर आप उसको नोटिफाई कर लें, उसके जो इश्यूज़ हैं, किसी भी
डिजीज़ के पीछे कोई ना कोई मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है या अनसपोर्टेड है या आपके इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन्स है फैमिली के, या डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड के वायलेंस का शिकार है, या अनवांटेड प्रेगनेंसी है। कोई ऐसा मोटिव होता है उसकी प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से वो इस तरह एंटीपार्टम डिप्रेशन के शिकार होती है। वरना मेरे ख्याल में जो हेल्दी माँ है, जो बहुत विलिंगली एक बच्चा पैदा करना चाहेगी, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी, खुश रहेगी ताकि उसके आने वाले बच्चा भी खुश रहे। डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन साहब, सर बड़ी अभी तक जो बातें हुई, अब आपके सामने खुलासे की सूरत में रखता हूँ कि एक तो ये चीज़ कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है? क्या इसका रेशो है? कितनी स्पीड से ये चीज़ बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में? पूरी दुनिया में साइकेट्रिक इलनेसेस का रेशियो सेम है। जो साइकोटिक इलनेसेस है मेनली, और जो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है, उसका रेशियो सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही है। तो पाकिस्तान को अगर हम मद्देनजर रखें, जी, पिछले 10 सालों में ये चीज़ बढ़ गई है हमारी नेशन में? गिवन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें ज़रूर जो है अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है। सही। अच्छा, एक बड़ा अच्छा फैक्टर ये भी था, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, कि पहले लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को तवज्जो नहीं देते थे, इवन डॉक्टर भी नहीं समझते थे, वो उनको कुछ और समझते थे। लेकिन अब लोगों को ये अवेयरनेस होती जा रही है कि ये वाकई डॉक्टर हैं, ये हमारे काम आते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। साइकेट्रिस्ट जो है क्लिनिकल अप्रोच है, उनकी पिल ओरिएंटेड अप्रोच है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट थेरेपीज से और गुफ्तगू के ज़रिए जो इलाज किया जाता है उससे कंसर्न है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह से है। ठीक है। इसमें आपकी रिसर्च के मुताबिक आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जहनी अमराज बढ़ने के पीछे जो 3 बड़े रीजंस हैं वो क्या हो सकता है? 3 बड़े रीजंस, एक तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं इसकी, और जो इसके अलावा एक एनवायरमेंटल चेंजेस हैं हमारे यहाँ, उस ये 3 बड़े फैक्टर। फूड भी उसमें शामिल है, इनटेक जो एनवायरमेंटल में फूड भी आ जाता है, और ज़ाहिर शॉर्टेज ऑफ वाटर और भी आ जाता है, ड्रेनेज वगैरह का सैनिटरी इश्यूज भी आ जाते हैं, रोड्स की कंडीशन भी आ जाती हैं, सारे इश्यूज आ जाते हैं एनवायरमेंटल में, सारे माहौलियात में ये उस चीज़ का। ठीक है नाज़रीन, सिर्फ ये अमराज, ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको डिस्कस किया और ये ख़त्म हो गई। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल है, अद्वियात एक आम बीमारी से कितनी मुख्तलिफ हैं और कितनी कॉस्टली भी हैं, और किस तरीके से डॉक्टर्स और वो लोग जो केयर गिवर्स हैं वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या डॉक्टर्स कितना मजीद अपनी जानिब से बेस्ट करने की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, और डॉक्टर मोनिका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट में। डॉक्टर साहिबा, ये मुझे बताइएगा कि जो लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ वही अकेले मुतासर नहीं होते, बल्कि जो उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी यकीनी तौर पे इससे मुतासर होते होंगे। एक तो पहले इमोशनली उनको बड़ा डैमेज होता होगा कि हमारे फैमिली पर्सन को इस तरह इस जहनी लेवल पे आ गया है कि उसका इलाज किसी नफ्सियाती अस्पताल में हो, और दूसरा ये कि जब बीइंग अ डॉक्टर आप या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के तौर पे इसे ट्रीट करते हैं, तो आप लोग भी किसी हद तक इफेक्टेड होते हैं कि भाई आपकी भी तो एक लाइफ है, आपने भी घर पे जाना है, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आप एक ऐसे इन्वायरमेंट से एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हैं जो कि एक बड़ा मुश्किल भी होता होगा, चैलेंजिंग भी होता होगा। लेकिन सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि ज़्यादातर मेंटल इलनेसेस जो हैं वो क्रॉनिक हैं। ठीक है, डिप्रेशन भी, बाइपोलर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ज़्यादातर ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि ट्रीटेबल तो हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योरेबल नहीं है। अगर ठीक हो भी जाती हैं तो रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन में भी, एंग्जाइटी में भी, स्किज़ोफ्रेनिया में भी, बाइपोलर में भी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चलती हैं, साल मेडिसिन चलती है। उसके बाद भी कभी कभी ये होता है कि पेशेंट्स ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्यूपेशनली वेल नहीं हो पाते उस तरह। ठीक है, डिपेंडेंट ही रह जाते हैं, घर वालों पे डिपेंडेंट हैं, बिहेवियर बेहतर भी हो गया लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट, तो केयर गिवर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेट्स सपोज किसी औरत के शौहर को कोई मेंटल इलनेस हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, या कोई भी इस तरह डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। इवन डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में भी पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्यूपेशन अपना नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो काम कर सकें, या वो ऐसा फील नहीं करते, इनिशिएट नहीं कर पाते कोई काम। तो ये होता है कि अब वो जो उसकी वाइफ है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, रोज़ दवाई खाना,
हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, जैसे अभी आपने कहा, और साल तक एक इलाज चलना, और जब इनपुट कुछ नहीं है, हस्बैंड कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, फिज़िकल बर्डन है उस औरत के ऊपर। वो घर भी चलाए, वो बीवी, वो अपने शौहर की दवाई का भी इंतज़ाम करे, बच्चों को भी पाले, मतलब दैट्स वेरी, तो ज़ाहिर है ऐसे हालात में उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको बजाते खुद होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब वो स्ट्रेस रिलेटेड एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अगर उसको होता है, तो वो ज़ाहिर है क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस रहेगी इतने सालों तक, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एंग्जाइटी या डिप्रेशन तो वो डेवलप कर जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये पूछा कि साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं या जो माहिर नफ्सियात से जो जुड़े लोग हैं वो खुद असरअंदाज होते हैं या नहीं होते हैं, ऑब्वियसली कुछ हद तक असरअंदाज होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, वी गेट अफेक्टेड एट टाइम्स, लेकिन बिकॉज वी आर ट्रेंड, क्योंकि हमारा ये काम है, और जो है हमें अगर लेट सपोज अगर हम खुद अफेक्ट होना शुरू हो जाएं तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को ट्रीट करना। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो भी इंसान स्ट्रेस का शिकार होता है, बिलखुसूस यंगस्टर्स, अगर उसको कोई पढ़ाई का भी बर्डन है, स्टूडेंट भी है, या कुछ भी उसकी ज़िंदगी में मसला आ रहा है, बहुत से लोगों के आपसी रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं यंग लाइफ के अंदर, तो ये फ़ौरन से नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या ये केसेस पहले भी थे, या ये पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है? आइस का नशा भी इसमें शामिल है और मुख्तलिफ अक़साम के। ये प्रेजेंट जो अप्रोच है हमारे पास, वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है, और प्लेजर प्रिंसिपल पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, वर्ल्डली अफेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से हमारे पास ये जो दौड़ है, ये हमारे नौजवान जो है मैल एडाप्टिव पैटर्न की तरफ खींचे चले जाते हैं, और एडिक्शन की तरफ, अल्कोहल हो गया या कोई स्टिमुलेंट्स हो गए या दूसरे स्ट्रीट ड्रग्स हो गए, उसकी तरफ चले जाते हैं। सही, तो उनका इलाज किया जाता है असगर अस्पताल? असगर हॉस्पिटल में डेफिनेटली इसका इलाज किया जाता है, और इसकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। सही, कितना मुश्किल होता है इन लोगों को डील करना, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि ये काबू में नहीं आते जब इन्हें नशा नहीं मिलता, तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन भी होती होगी इनको कंट्रोल करना। नहीं, अर्लियर हम जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इनिशियली हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, और फिर बाद में उसको लेकर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, और उसको जो है चेंज कोशिश करते हैं कि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो, उसकी कंपनी चेंज हो, उसके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ तब्दीली आए, ताकि एक पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए, पॉजिटिविटी की तरफ। तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस में ज़्यादा मेल पेशेंट्स रहे या फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा रही हैं? देखिए, साइकेट्री में तो मेल पेशेंट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, और एडिक्शन के लिहाज से भी मेल पेशेंट्स की प्रीपोंडरेंस ज़्यादा है। ठीक है। डॉक्टर आमना साहिबा, ये बताइए कि इस वक्त ख़वातीन हो या कोई भी मुआशरे का फ़र्द हो, लेकिन आप चूँकि माहिर अमराज़ निस्वां हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कितना ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, बिलखुसूस उनको स्ट्रेस में डालने में भी? और पहले ये बातें की जाती थी कि जी खबरें नहीं सुनो, मीडिया नहीं देखो, टीवी चैनल्स नहीं देखो, इससे ना एंजाइटी बढ़ती है खबरें देख देख के। अब जो है वो शायद जिम्मेदारी मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन पर तो हर किस्म का कंटेंट मौजूद है। टू मच इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहले तो मैं खुद ही बता दूं कि मैं विक्टिम बनते बनते मैं लिटरली उसको थ्रो कर देती हूँ कि अब मैं नहीं उठाऊंगी इसको 2 घंटे, क्योंकि मैं लेके बैठ गई तो आवर्स एंड आवर्स, अगर सोने से पहले सोचती हूँ इतना लेट हो गया, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, और फेसबुक है और ये है और व्हाट्सअप है, और मैं देखती जाती हूँ। एंजाइटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि भाई इतना टाइम देना है, इतना नहीं करना है, कि जो छोटे अपकमिंग जनरेशन है ना, बहुत टाइम स्पेंड, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का, सारी मोडालिटी, सारे गैजेट्स उनके हाथ में, हमने लाला के दिए हैं स्टेटस सिंबल बन के, क्या अच्छी महंगी से महंगी चीज़ सब बच्चों के हाथ में हो, अब उसे देख रहे हैं वो। अब प्रेगनेंसी के दौरान एक खातून मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स का बेतहाशा इस्तेमाल करती हो, तो क्या ये बात हकीकत है या सिर्फ ह्यूमर पे मबनी बात है कि जो फिर बच्चा दुनिया में आ रहा है वो बड़ा फ्रेंडली हो जाता है जी उन गैजेट्स के साथ? नहीं, वो फ्रेंडली तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो आपको पता है कि मना करते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल फोन्स हैं वो आपके पास ना हो, यस, अल्ट्रावायलेट, कि वो आपके बेड पे ना हो, दूर हो, और किसी वुडन चीज़ पे हो, मेटल पे भी ना हो, क्योंकि वो रेडिएट करते हैं अल्ट्रावायलेट। तो बच्चा जो है वो उससे हार्म लेगा, उससे उसके प्लेजर में नहीं आएगा। मेरे ख्याल में उसको नुकसान ज़्यादा होगा इस मोबाइल फ़ोन का।
खवातीन जो किचन में काम नहीं करना चाहती और वो ये कहती हैं कि हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है किचन में खड़े होने से, वाकई होती है या ये सिर्फ बहाना होता है? एक एज पे जाके होता है डिप्रेशन। मैंने बहुत सारी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेनोपॉज की एज के अराउंड जो है ना, उसमें कुछ ख़वातीन ऐसी भी जो कहते हैं कि बस अब हम खाना नहीं पकाएंगे, हम बच्चे खाने में नहीं जाएंगे, हम खड़े होते हैं तो हमें बहुत एंजाइटी होती है, ये हमसे काम नहीं होगा। आप लोग भी फेस करते होंगे। शायद वो थक जाती हैं पूरी उम्र पका पका के, या जब तो उस एज में भी आपकी जो हैं वो डिप्रेसिंग हार्मोन्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। उसका वो भी एक एज का फैक्टर है ना कि आपका डिप्रेशन की तरफ आप ज़्यादा होती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन काम जो है घर का वो खाना पकाना है, किचन में जाना है, तो उससे वो ज़रा सा रिटेलिएट करती हैं। तो डॉक्टर साहब, खवातीन को कैसे लाइफस्टाइल अपना बेहतर करना चाहिए? हमें उन खवातीन को ये टीच करना चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या। हम इतनी बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, उन्हें बताएं बैठ के। हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ हेल्दी फूड, डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी, good diet containing all the micronutrients, high protein, low carbs, right? क्योंकि रिस्क फैक्टर्स के लिए भी प्रोन हो जाती हैं। एंड डेली ब्रिस्क वॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउस मैनेजमेंट है, हाउस वाइफ के लिए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जॉब करने वाली खवातीन हैं, उनकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो अपने लाइफ स्टाइल को, इतना जो आप आइडियल लाइफ स्टाइल बता रही हैं, वो कैसे करेंगी? नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम तो वीकेंड्स पे, सैटरडेज़ को, संडेज़ को अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकालने से निकलता है। अगर आप बह जाएंगी वक्त के साथ तो फिर तो कुछ नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि आप लगेगा कि आपने सारी अपनी हेल्थ ख़राब कर दी और अब आप यू आर नोवेयर। ठीक है, तो अपने लिए 1 घंटा अगर आप निकालें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, ये सब हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा खाएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नट्स खाएं, यानी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। डॉक्टर मुसर्रत साहिबा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये, फिर मैं ब्रेक की जानिब जाऊंगा, कि क्या डिप्रेशन और ये सारे मेंटल इलनेस जो हैं डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं सबसे पहले इंसान? जी बिल्कुल। स्ट्रेस जो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको फिज़िकल इलनेस की तरफ लामहला लेके जाता ही जाता है। जितने हम आजकल हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, डायबिटीज़ देख रहे हैं, हमारे पास मोस्टली पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो ओल्ड एज में जाके या यंग एज में भी उनको या तो डायबिटीज़ होती है या वो हाइपरटेंसिव होते हैं, या उन्हें ज़्यादातर मैदे के मसाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ सबसे पहले मैदे के मसाइल का शिकार होते हैं। उनका मैदा ख़राब होता है, खाना हज़म नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं और वो अजीब डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी वगैरह होती है। जी तो ये तो हमारी कौम में, हमारे लोगों में बड़ी आम हो गई है। जी हाँ बिल्कुल। दरअसल वही बात है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा नहीं है। रातों को देर तक जागना और फिर दिन में सोना, काम में देर से जाना, सुबह उठ के बिल्कुल सुस्त और काहिल बिल्कुल रहना, मज़ा ना आना लाइफ में, वो वजूहात नहीं समझते कि हम ये जो गुजार रहे हैं लाइफस्टाइल, ये हमारी, इसको चेंज होना चाहिए, या इसको हमें सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए, हमें कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, या हमें कोई अच्छा, एक तो कि मज़हब से दूरी जो है वो भी इंसान को थोड़ा डिप्रेस कर देती है। सबसे पहले तो अल्लाह का कलाम और अल्लाह का नाम ज़रूर लेना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए, जिससे कि वो एक सुकून में आए। अल्लाह से राब्ता जितना आपका दूर होगा, आपको आप समझेंगे कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके। एंजाइटी या स्ट्रेस जो है वो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ा देता है, जिसको हम कॉर्टिसोल जिसे कहते हैं। वो जब बहुत अरसे तक कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है तो वो डिफरेंट हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहा होता है बेसिकली। तो उसी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इस तरह के जो मसाइल होना शुरू हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड, जब कोई आदमी बहुत अरसे तक स्ट्रेस में रहता है तो ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन जो है वो बजाते खुद एक डिसऑर्डर है। ठीक है, स्ट्रेसर्स होते हैं, लेकिन दिमाग में देयर आर सर्टेन न्यूरोकेमिकल्स जो कि अफेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से वो जो है क्या कहते हैं डिप्रेशन होता है। और भी इस तरह के कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। जैसे कि इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होता है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो डिप्रेशन सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक ठाक होते हैं लोग, दे आर ओके, दे हैव नो स्ट्रेसर्स, फाइनेंशियल बर्डन नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम, स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, फिर भी उनको डिप्रेशन हो रहा है। वजह नहीं समझ आती। अक्सर ये कहा जाता है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है। अक्सर आप फैमिली मेम्बर्स के मुंह से ही सुनेंगे। तो ये एक डिसऑर्डर है।
डिसऑर्डर मीन्स कि एक प्रॉब्लम है साइंटिफिक या एक न्यूरोकेमिकल डिसबैलेंस है दिमाग का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आकर आपको बताएंगे कि असगर अस्पताल क्या खिदमात मजीद अंजाम दे रहा है, और हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस हम ऑडियंस में से भी लेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं असगर अस्पताल में और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं जो असगर अस्पताल में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से ये अस्पताल ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान में अपना एक नुमाया मकाम भी रखता है और हज़ारों पेशेंट्स को यहाँ से इस्तेफादा हुआ है और उन्हें अपने जहनी मसाइल में काफ़ी हद तक आसानियाँ हुई हैं। कुछ सवालात हैं जो कि पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किस तरीके से पेशेंट आता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, और क्या वो अपनी रजामंदी से आता है या उसको बाय फोर्स लाया जाता है, और उसे आप लोग कैसे कामयाब होते हैं या अस्पताल की मैनेजमेंट कैसे कामयाब होती है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दे और यहाँ से जब जाए तो वो एक मुआशरे का बेहतर शख्स बन के निकले? यूजुअली जो साइकोटिक पेशेंट्स हैं वो रजामंदी से नहीं आते, वो फैमिली वाले हैं, मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं या इवन पुलिस वाले हैं, वो यहाँ लेकर के आते हैं। सही। साइकोटिक पेशेंट्स के, और जो डिप्रेशन के या न्यूरोटिक पेशेंट्स हैं, एंग्जाइटी पेशेंट्स हैं, ऑब्सेशन के पेशेंट्स हैं, जो माइनर इलनेसेस के पेशेंट हैं, वो खुद भी यहाँ इंडिपेंडेंटली आते हैं और अपना केस प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लोग खुद भी आ जाते जी, हैं? खुद भी डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। तो ये अस्पताल में क्योंकि एक अमूमी तौर पे लोगों की ये सोच होती है बड़े महंगे इलाज हैं, ये सोच के भी बहुत सारे लोग अस्पताल ही नहीं जाते हैं। यहाँ की अगर हम पोजीशन को डिस्कस करना चाहें या आवाम को बताना चाहें तो क्या सिचुएशन है? जी, हमारा हॉस्पिटल यहाँ 1965 से मौजूद है और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, और कोई कभी कभी कुछ ऐसे फैमिली से भी होते हैं जो पुअर फैमिलीज हैं, उनके पास, उनके लिए हमारे पास है ऐसे ऑप्शंस। हम उनको फ्री ट्रीटमेंट या सब्सिडाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सही, ताकि उनका मसला जो है वो हल की जानिब बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर मुसर्रत साहिबा, कि ये बड़ा मुआशरे में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। स्कूल के बच्चे डिप्रेस हुए हैं और स्ट्रेस लिया हुआ है उन्होंने। एक तो इसमें सोशल मीडिया का भी रोल है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें मुआशरे में पिछले 2-4 सालों में इतनी आम हुई हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात, बच्चे किडनैप हो गए, तो एक बच्चा भी डरता है, सोचता है, तो माँ बाप भी गाइड करते हैं यकीनी तौर पे। तो क्या स्कूल को ये सब्जेक्ट के तौर पे, एक टॉपिक के तौर पे, चैप्टर के तौर पे कोर्स में डाल के पढ़ाना चाहिए इस चीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी सी नो हाउ बच्चों को होनी चाहिए कि अगर कोई अजनबी आपको हाथ लगाए या आपको अपने साथ ले जाने की कोशिश करे या आपसे बिलावजह बात करने की कोशिश करे तो आपको अलर्ट रहना है। वो बच्चे जो समझदार हैं और उनको हमें ये तालीम देनी चाहिए कि अपने आप को सेफ़ किस तरह करें, और उनको ये बताना चाहिए कि आपने सिर्फ घर वालों की बात सुननी है और किसी की बात पे यकीन नहीं करना है। तो इस तरह बच्चे अपने आप को सेव कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि जो बच्चे छोटी उम्र में डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो यकीनन उन अवामिल को नहीं समझते। मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन में कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई डिस्प्यूट है, वो बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं किसका साथ। ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए आजकल ये चीज़ें बड़ी देखी जा रही हैं कि वो शादी के लिए रजामंद नहीं होती। फैमिली कहती है जी कर लो शादी, वो हो तो जाती है शादियाँ, लेकिन आगे चल के वो मेंटल डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाती होंगी, डिप्रेस भी हो जाती होंगी और भी दीगर अमराज हो जाते होंगे। आपकी इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए? वो फैमिलीज़ जो ये समझती हैं कि शादी हर मसले का हल है, वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लड़की की विश नहीं पूछी जाती है और बस उसे ज़बरदस्ती एक रिश्ता आया पहले और उसकी शादी कर दी गई, उसको बोझ समझा जाता है कि बस जल्दी से शादी करो और उसको रुखसत करो, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आता हैं। उस पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो एडोलेसेंट एज की शादियां हैं और जो प्रेगनेंसी हैं, क्योंकि मेरे बात तो वो प्रेग्नेंट होके ही मेरा इनकाउंटर उस वक्त ही होता है, तो उन बच्चियों में या लड़कियों में जो है डिप्रेशन का एलिमेंट, एंटीपार्टम डिप्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे लाइकनेस नहीं है पार्टनर के लिए या बाय फोर्स शादी कर दी गई है, या वहाँ पे कोई इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन्स है मैके ससुराल के, और डोमेस्टिक वायलेंस है, मारा पीटा जा रहा है उसको, और फिर नेचुरली शादी होती है तो फिर प्रेग्नेंट होना भी बहुत ज़रूरी है कि जी बच्चा भी ज़रूर पैदा करे। फिर वो अनविलिंगली वो अनवांटेड प्रेगनेंसी भी करती है और फिर नेचुरली फिर वो उस प्रेगनेंसी को उस तरह नहीं लेती है जिस तरह लेना चाहिए। ठीक है ना, वो अपना ख्याल रखती है, ना अपनी डाइट का ख्याल रखती है, ना बच्चे का, ना वो प्रॉपर चेकअप के लिए आ रही होती है। उसको बहुत
बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। और यही एंटीपार्टम डिप्रेशन के ही एलिमेंट है जो बाद में चल के जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, ब्लूज, डिप्रेशन और फिर साइकोसिस में जाती है। डॉक्टर मोनिका साहिबा, ये असगर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह काउंसलिंग सेशंस होते हैं? जी, हमारे पास होते हैं। हमारे पास अगर कोई ख़वातीन इस तरह के इश्यूज़ के साथ आती हैं, ख़ास तौर पे मैरिटल इश्यूज़ के साथ, यानी कि मियाँ बीवी के बीच में ताल्लुकात सही नहीं हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम पहले उनको असेस करते हैं, फिर हम उनको स्क्रीन करते हैं कि उनके अंदर कोई मेंटल या साइकाइट्रिक या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। सिर्फ घरेलू मसाइल हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों में से कोई एक किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो या किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो। तो जब हम ये असेस कर लेते हैं तो फिर, और अगर दोनों पार्टनर्स विलिंग होते हैं, क्योंकि मैरिटल थेरेपी में बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों पार्टनर्स विलिंग हों, चाहें कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए, तो फिर हम लोग जो है थ्रू साइकोथेरेपी, थ्रू डिफरेंट सेशंस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर कोई साइकाइट्रिक हमें डिसऑर्डर लग रहा होता है, कोई इशू लग रहा होता है, और अगर हमें नहीं लग रहा होता, हमें सिर्फ सिंपल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि मियाँ बीवी के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमें नहीं सिखाई जाती बचपन से ही, कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं सिखाए जाते, इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं सिखाए जाते। ये चीज़ें जो स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, कॉलेजेस में सिखाई जानी चाहिए, थ्रू अवेयरनेस आनी चाहिए, जो माँ बाप को सिखानी चाहिए, वो कोई नहीं सिखाता। आजकल के जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए वालिदैन को क्या इक़दाम करना ज़रूरी है? डॉक्टर साहब, आप पहले बताएं कि वालिदैन क्या करें? जी, इसमें सबसे पहले तो कोई जो पेरेंटल ट्रेनिंग इसमें होती है, फैमिली के साथ हम लोग जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं, बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, और बोथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत कम हम लोग इसमें जो है अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। सही है डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन होती है और फिर क्योर की बात करेंगे। प्रिवेंशन ये है कि माँ बाप, अगर दोनों माँ बाप के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक है रिलेशनशिप, आपस में नहीं बनती, फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, माँ पिट रही है, सारा वक्त फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है या इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, उस बच्चे के अंदर बहुत चांसेस हैं कि एंजाइटी भी डेवलप होगी, डिप्रेशन भी डेवलप होगा। जस्टिफाइड बात करती है ना, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है और बच्चा जिद्दी है और वो जिद्दों से बाज नहीं आ रहा। तो एक चीज़ होती है, ये मैं ऐड करना चाहूँगी, एक चीज़ है जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा ये वर्ड चल रहा है साइबर हाइजीन, यानी कि जो बच्चों को आप दिखा रहे हैं, जो आप उसको सिखा रहे हैं, यानी कि थ्रू मोबाइल्स, थ्रू स्क्रीन्स, उसको क्योंकि आप उनसे ले नहीं सकते हैं वो सब चीज़ें, तो एटलीस्ट आप उनको साइबर हाइजीन यानी कि देखें कि वो क्या देख रहा है। साइकेट्रिक की बेसिक कंडीशन क्या होती है, इंडिकेशन क्या है, किस तरह पता चलता है कि ये पेशेंट साइकेट्रिक की तरफ जा रहा है, इब्तिदाई अलामात क्या है? और ये जो है विलेज साइड पे कम है और सिटी में ज़्यादा है, इसकी क्या वजूहत है? अर्बनाइजेशन की वजह से केसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। रूरल में ये है कि फैमिली सपोर्ट होती है और वहाँ पे उनके पास अपने वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कम इसके रेशो है। जैसा हमने देखा होगा कि आजकल यूथ, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर नशे की बहुत आदत लग जाती है। जो क्या उसकी रीज़न क्या उनकी स्टडी होती है कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं अपनी स्टडी से, या और कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनके साथ, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मतलब वो इस तरफ नशे की तरफ ना जाएँ? ठीक है, डॉक्टर मुसर्रत साहब, पहले आप इस पे बताएं। देखिए, जो हमारी यूथ होती है वो एक तो ये कि जो वो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो स्टडी कर रहे हैं, तो पहले तो वो उसको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि बस हमें एक डिग्री हासिल करनी है और हम किसी भी तरीके से हासिल कर लेंगे। पहले तो उसमें आपको संजीदगी से लेना होगा और बाकायदगी से उस पर टाइम देना होगा, और जितनी सीरियस आप अपने उस पर वर्क करेंगे, मकसद पे आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन जो लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और उसे जस्ट एक हल्ला गुल्ला करने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, वही सारी इधर उधर चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये होती है कि उनको ये लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, या अगर वो उस चीज़ को गलत समझते ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि सब कर रहे हैं,
वो इसकी लॉजिक ये देखे और लोग भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई नशा नहीं है। पहली बात तो ये कि उस स्टेप पे वो समझते ही नहीं है कि ये कोई नशा है या हम इसके आदी हो सकते हैं या हमारी सेहत पे, हमारी लाइफ पे, हमारी जहनी सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। और फिर वो उसका अपना राइट समझने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी, हम जैसे दिल चाहे गुजारें, कोई हमें क्यों मना कर रहा है। तो इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं। तो मकसद बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इख्तिताम पे मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, चूँकि अक्टूबर का ये महीना चल रहा है, इसी मुनासबत से वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मोनिका, क्या मैसेज देंगी? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर मेंटली इल पेशेंट जो भी है उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए, वैसे ही उसको देखा जाए जैसे किसी और मरीज़ को देखा जाता है। उसको डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दें, उसको मुख्तलिफ समझना बंद कर दें, ये ज़रूरी है। डॉक्टर इमाम साहब, मैसेज पेशेंट्स के लिए ये है कि वी शुड गिव होप टू द पेशेंट्स, रीअश्योर देम, और उनको इन्वॉल्व करने की, इंक्लूड करने की कोशिश करें। सही है। डॉक्टर मुसर्रत साहब, ज़हनी सेहत पे मुकम्मल भरपूर तवज्जो दें, दवाओं का पाबंदी का ख्याल रखें और अपने साइकोलॉजिस्ट से अपनी तमाम बातें डिस्कस करें और इलाज पे भरपूर तवज्जो दें। डॉक्टर आमना साहिबा, क्या कहेंगी आप? और प्लस ये कि अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी एक तरीके से होता है और पूरे वीक चलाया जाता है और पूरा अक्टूबर ही इसमें होता है, उस पर भी आप कुछ मैसेज दें। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेंगी ब्रेस्ट कैंसर को या उससे रिलेटेड कोई प्रिकर्सर को, तो वो पूरी तरह क्योर हो जाएगा और बात बहुत ज़्यादा हायर स्टेजेस पे और कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाएगी। उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। एक तो आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, एक आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं किसी क्लिनिशियन के पास जाके, तीसरी अल्ट्रासाउंड है और चौथी चीज़ है मैमोग्राफी। मैं तमाम पैनलिस्ट का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम डॉक्टर्स का। नाज़रीन, आज असगर हॉस्पिटल में हमने जहनी सेहत से मुतालिक बड़े अहम सवालात किए, लोगों ने भी इस पर सवालात किए और एक्सपर्ट्स ने अपनी राय से भी आगाह किया। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि हर शख्स, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी का हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, हर शख्स को अपने लाइफ स्टाइल पर तवज्जो देनी होगी ताकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से ख़ुद को महफूज रख सके और एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ, एक अच्छी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी मेंटल हेल्थ का भी वो एक हामिल फर्द बन जाए, ताकि मुआशरा एक तरक्की की जानिब बढ़ सके और मुआशरे के तमाम लोग इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। और इसमें मुआवनत के लिए असगर अस्पताल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।